जय हिंद दोस्तों। तो पावर सिस्टम में हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को हम पढ़े थे। तो सर्किट ब्रेकर इससे पहले मैं बहुत सारे टाइप के देख चुके हैं। इसमें से जैसे आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया और यहाँ पास एयर सर्किट ब्रेकर हो गया। ऑयल सर्किट ब्रेकर के दो प्रकार से बताए थे, एयर सर्किट ब्रेकर के दो प्रकार बताए थे। अब जो हमारा सर्किट ब्रेकर पढ़ने का जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज भी किया जाता है अच्छे सब स्टेशनों में, तो उस सर्किट ब्रेकर को हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पास जो अब सर्किट ब्रेकर को हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा SF6 सर्किट ब्रेकर और हमारा दूसरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम रिले पढ़ेंगे। रिले का वर्गीकरण करेंगे ऑपरेशन के आधार पर और उपयोग के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें आज हमको सीखना है। तो यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। FX6 का मतलब हुआ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पास सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, सल्फर 6 को हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा फ्लोराइड परिपथ विच्छेदक या वियोजक। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पास इस सर्किट ब्रेकर में हम बोले थे कि जिस माध्यम का यूज करते हैं उसी के आधार पर उस सर्किट ब्रेकर का नामकरण करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। तो यहाँ पास जो इसका माध्यम होगा, तो माध्यम में हम SF6 सर्किट SF6 गैस का हम यूज करेंगे। तो इसका ये SF6 सर्किट ब्रेकर का यहाँ हम बनाते हैं कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मतलब ये संपर्क हो गया। तो इसका ये संपर्क हो गया। तो ये वाला संपर्क जो होता है तो स्थिर वाला होता है। ये संपर्क स्थिर संपर्क होते हैं। और ये दूसरा हमारा एक संपर्क रहेगा, संपर्क मतलब कांटेक्ट रहेगा। तो ये कांटेक्ट कुछ इस प्रकार से ये कांटेक्ट रहेगा दूसरा वाला। तो ये कांटेक्ट रहता है हमारा मूवेबल, ये वाला कांटेक्ट रहता है मूवेबल, ये फिक्स रहता है, फिक्स्ड कांटेक्ट। ये वाला कांटेक्ट मूवेबल, तो ये वाला कांटेक्ट मूवेबल रहता है। अब इसके चारों ओर क्या भरी होती है? इसके चारों ओर गैस भरी होती है। तो इसके चारों ओर यहाँ पास भरी होगी गैस, यहाँ पास भरी होती है चारों ओर, इसके गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? SF6 गैस भरी होती है। तो ये गैस क्या होती है? यहाँ से रिलीज होती है। जब ये कॉन्टेक्ट खुलते हैं, जब आग उत्पन्न होती है तो ये गैस रिलीज होते हैं, इधर आते हैं। तो इधर आके कुछ इधर साइड गैस जो होते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से गैस रुक जाते हैं। अब ये जो गैस भरी होती है, SF6 गैस जो भरी होती है, तो यह एक बहुत ज़्यादा दाब से भरी होती है, प्रेशर से भरी होती है, ताकि यहाँ पास कांटेक्ट खुले और आर्क उत्पन्न हो, उसको भ्राम से एकदम यहाँ खूब तेज़ी से तेज के साथ आके यहाँ पास उस आर्क को बुझा देती है। तो यह फिर कितने टेम्परेचर में भरी होती है, कितने दाब में भरी होती है? तो ये भरी होती है 14 kg/cm² के दाब से भरी होती है, 14 kg/cm² के प्रेशर से भरी होती है। यहाँ से बहुत तेज़ी से प्रेशर से आती है, जब इससे टकराती है तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका प्रेशर हो जाता है 2.8 kg पर
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब इस गैस का हम यूज क्यों किए? तो इस गैस की कुछ होती है क्वालिटी, गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस गैस की प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि इस गैस को हम चूज करने का पीछे का कारण क्या था। तो इस गैस में होती है कुछ गुण, प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसके हम गुण को देखेंगे। क्या गुण होता है इसमें? तो सबसे पहले इस गैस में इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने का गुण होता है। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से प्रवाहित हो रहे थे, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ के इसको हम ले आते हैं। तो यहाँ पास इस इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ के ले आए, इसके हम बड़े रूप में इसको हम बना लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको हम पकड़ के ले आए। अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से छोटे छोटे इसके अंदर भी होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो यह जो गैस होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गैस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपरी वाले भाग को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जब ऊपरी वाला भाग को एब्जॉर्ब कर ली, तो इसके बाद जो इसके भी एक लेयर बने हैं ये वाले, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? इस आर्क को भी ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी प्रकार से अब दूसरे लेयर का जो उसके अंदर के दूसरे लेयर की होगी आर्क होगी, उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। फिर तीसरे नंबर की, फिर इसके ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर देगी। तो इस गैस में यह गुण हम पाए कि जो आर्क होते हैं, तो आर्क के व्यास को स्वतः ही बहुत जल्द यह ख़त्म कर देती है। तो जब आर्क के व्यास को ख़त्म कर देगी तो आर्क ऑलरेडी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब वह बुझ जाएगी। तो आर्क के व्यास को इसने क्या किया? ख़त्म कर दिया। तो यह इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण इसमें पाया गया। इसमें क्या पाया गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव, अर्थात आर्क को इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें गुण होता है। दूसरा क्या होती है? यह गैस रंगहीन होती है। यह गैस क्या होती है? रंगहीन होती है। तो गैस रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब कलर लेस होती है, कलर लेस होती है। तीसरी क्या इसके गुणधर्म है? यह गंधहीन होती है, गंधहीन होती है। गंधहीन होती है मतलब ऑर्डर लेस होती है। यह गंधहीन होती है। और चौथी चीज़ इसमें क्या होती है? चौथी चीज़ यह अज्वलनशील होती है। अज्वलनशील होती है। अज्वलनशील का मतलब यहाँ पास नॉन फ्लेमेबल। फ्लेम होती है ना, फ्लेम जलती है तो वो क्या होती है? नहीं जलती, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल होती है। और पश्चिमी यह अजहरीली होती है। और जहरीली होती है मतलब नॉन टॉक्सिक। और सबसे बड़ी इसमें जो क्वालिटी हम देखने को पाते हैं, तो इस गैस में जो इसका एक गुणधर्म है 6 नंबर का, तो इस गैस को जो हम इसके अंदर भरते हैं, तो इस गैस को जो हम भरते हैं SF6 को गैस को भरते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? इसकी पूरी क्वालिटी पूछी जाती है। ओके, ये पूरी क्वालिटी इसकी पूछी जाती है। तो जो हमारा नॉर्मल वातावरण वायु है, तो इस वायु का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, परावैद्युत सामर्थ्य होती है, उस परावैद्युत सामर्थ्य की 2.25 गुना
इसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य होती है 2.25 गुना होती है। तो इसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य है कितनी होती है? 2.25 गुना। तो किसके तुलना में? जो हमारा सामान्य वातावरण है, इस वातावरण के वायु की तुलना में इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य कितना? 2.25 गुना होती है। तो इसकी क्या होती है? परावैद्युत सामर्थ्य होती है। परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी 2.2 गुना होती है। ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पास याद रखना है। तो इसके कुछ गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, तो इसके गुण के वजह से हम इसको यहाँ पास यूज किए हैं। अब बात आती है कि इसका गुण है तो फिर यह कितने वोल्टेज तक के लिए इसको हम डिज़ाइन करते होंगे। तो इसको हम जो डिज़ाइन करते हैं, इसको जो हम यूज करते हैं तो वह यूज करते हैं 3.36 kV से आपका यूज करते हैं 760 kV तक। जो हम एक्चुअली में बुक में पढ़ते हैं वो 760 kV तक के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो आपने सब स्टेशन में यूज करते थे सर्किट ब्रेकर को, वो 765 kV की लाइन रहती थी। तो वहाँ पास भी हम SF6 सर्किट ब्रेकर का ही यूज करते थे पूरे में, चाहे 400 की रहती हो और फिर चाहे 765 की थी, उन दोनों में हम इसी सर्किट ब्रेकर की यूज किए थे। तो यहाँ पास 765 को हम यूज किए थे, लेकिन आपको जो बुक में दिखाता है वो 760 kV तक के दिखाता है। यदि ऑप्शन में रहता है तो आप 765 लगा सकते हैं बिना निसंकोच किए, क्योंकि इसमें बुक में कुछ थ्योरिटिकली अलग बताता है और प्रैक्टिकली कुछ अलग होता है। तो प्रैक्टिकली भी आप याद रखना चाहें तो प्रैक्टिकली में जो हमने यूज किया वो 765 किया, लेकिन थ्योरिटिकली आपको बुक के हिसाब से याद रखना है ज़्यादातर, तो वो 760 kV तक के ही लिए यूज करते हैं, इसको इतना होता है। अब इस जो सर्किट ब्रेकर में है तो इसकी जो प्रेशर होती है वो 14 kg/cm² से इसमें वायु का प्रेशर डालते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का एकदम हालत ख़राब हो जाती है, ये भाग के ऐसे यहाँ से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इतने दाब से, इतने प्रेशर से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भगाते हैं। तो यहाँ पास आके टकरा के थोड़ा धीरे इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वो 2.8 kg/cm² इतने स्पीड में आ जाते हैं, इतने दाब में आ जाते हैं। इसमें दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक तो फिक्सेबल और एक तो मूवेबल। ये सब बताने की बात नहीं है, इतना आपको अब पता हो गया है। तो SF6 गैस सर्किट ब्रेकर में इतनी सारी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है तो इसमें अनुरक्षण की जो ज़रूरत होती है वो अनुरक्षण फ्री होता है, मतलब मेंटेनेंस फ्री होता है। इसमें अनुरक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको एक बार लगा दिए 10-12 साल तक इसको यूज करते रहें, तो यह अनुरक्षण फ्री सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें कोई अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो SF6 गैस है तो इसको यदि हम वातावरण में, जो हमारी वातावरण है, तो इस वातावरण की स्थिति में यदि देखें तो इसका जो वायु दाब है, यदि वायु दाब को हम कितना रखें, 15 तक रखें समथिंग, मतलब वायु दाब को इसके वातावरण में, जो नॉर्मली वातावरण है इसमें 15 तक रखें, और इसका जो टेम्परेचर है, तापक्रम, वो आपको रखते हैं 10 सेल्सियस तक रखते हैं। यदि इतने स्थिति में, ये कंडीशन में रखते हैं, तो SF6 गैस जो हमारी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल फॉर्म में होती है। जैसे हमारी LPG गैस है तो उसको हम सिलेंडर के अंदर भर के रखते हैं, तो उसको जब हम यूज करते हैं वो गैस के रूप में हमको दिखती है, मतलब उसको अनुभव करते हैं, और उसके अंदर जो एक्चुअली में इतना प्रेशर, इतना दाब के साथ सिलेंडर के अंदर भरा होता है कि वह एक लिक्विड फॉर्म में हमको महसूस होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो इसको ज़्यादा प्रेशर से भर देने के कारण तो इसके गैस है तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। कब? जब इसका एटमॉस्फेयर 15 रखें, 15 तक रखें, और इसका टेम्परेचर हम 10 तक रखें, 10 तक रखें, तो यह एक लिक्विड फॉर्म में हमको दिखती है।
और इसके आग को जो बुझाने की प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है। इसका जब करंट का फर्स्ट लूप आता है, ये करंट का क्या हो गया, फर्स्ट लूप हो गया। तो प्रथम एक चक्र के अंदर में जो ये वाला लूप आता है, उस लूप के दौरान जब करंट का मान शून्य होता है, उसी दौरान यह आग को बुझा देती है। जब करंट का मान शून्य होता है, उसी दौरान यह पूरे आग को बुझा देती है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल वेरी फास्ट होता है। ओके, तो ये हो गया पूरा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इसमें इतनी चीज़ हम पढ़ते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो वैक्यूम का मतलब निर्वात, इसके माध्यम में क्या रखेंगे, हम निर्वात को रखेंगे। तो उस निर्वात सर्किट ब्रेकर को हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको आगे अब हम बढ़ाते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर निर्वात परिपथ विच्छेदक। निर्वात परिपथ विच्छेदक आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटे तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, आपको बराबर दिख रहा है। तो निर्वात परिपथ विच्छेदक हो गया। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होती हैं क्रियाएं, कितने केवी तक के लिए काम करता है, इसकी क्या होती है परावैद्युत सामर्थ्य। अच्छा, आपको पता है कि वायु का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, और यहाँ पास वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा, परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होगी, पता है आपको। इससे पहले मैं वायु का तो बताया था, वायु का मैं बताया था। तो यहाँ पास हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को देखेंगे, ये कैसा होता है। कॉन्टेक्ट वही रहेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट वही रहेंगे। समझने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट को यहाँ पास बना लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट कुछ उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम जो यहाँ पास माध्यम को रखते हैं, इसके अंदर जो माध्यम को रखते हैं वो पूरा रहता है, वैक्यूम रहता है। तो आप बोलेंगे वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, तो वैक्यूम का मतलब ये हुआ अभी इसके अंदर क्या है, वायु घुसी है। वायु घुसी है, ये वातावरण की जो वायु है सामान्य वायु घुसी है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जो वायु है उसको हम पैक कर दिए। चलो भाई, हम पैक कर दिए। अब आप देखे होंगे गुब्बारा, गुब्बारा देखे होंगे, या फिर आपके यहाँ जो होती है बल्ब होते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप जो बल्ब होते हैं 10 रुपये वाले आते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो वायु भरा होता है, सामान्य वायु भरा होता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उसके अंदर दूसरी गैस हम भर देते हैं जो थोड़ा कूलिंग टाइप होती है, नाइट्रोजन गैस जो थोड़ा एलिमेंट होता है, गर्म हो जाता है, तो उसको कूल करने के लिए कुछ मात्रा में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो ये कहने का मतलब कि नॉर्मल जो वायु होती है उसको निकाल देते हैं। आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा को भर देंगे तो अपने अंदर की वायु उसमें भर देंगे, और फिर उसको अपने अंदर की वायु को जब निकालेंगे तो उसका तो आयतन क्या होगा, उसका जो आकार होगा वो सिकुड़ जाएगा। यदि सोचिए ना सिकुड़े और उसके हम वायु को निकाल लें तो उसके अंदर क्या बचेगा, तो एक वैक्यूम बचेगा, मतलब निम्न दाब की वायु बचेगी, उसके अंदर बिल्कुल निम्न दाब की वायु बचेगी। तो कहने का मतलब सीधे से इसको हम सर्किट ब्रेकर को पूरा पैक कर लिए, और यहाँ पास से हम क्या किए, यहाँ पास से इस वायु को पूरा हम निकालते हैं। तो एक हम कुछ खींचने वाला पंप टाइप के ले लीजिए, या फिर जैसे भी यहाँ से मान लीजिए हम मुँह लगा के यहाँ से हम फूंक देते हैं। तो इसके अंदर फूंक लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं वायु को, मुँह से नहीं किया गया, एग्जाम्पल समझने के लिए। तो इसके अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक निम्न दाब की, जो इसका पूरे वातावरण में टेम्परेचर एटमॉस्फेयर है उसके तुलना में यहाँ बहुत निम्न दाब की वायु बचेगी। तो इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या होगा, सीधा सा निर्वात रहेगा। तो इसके अंदर जो निर्वात रहता है, तो उस निर्वात में जो निर्वात होता है, तो उस निर्वात की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, परावैद्युत सामर्थ्य होती है, वह परावैद्युत सामर्थ्य निर्वात की अनंत होती है। निर्वात की जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होगी, अनंत होगी।
तो निर्वात की परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होती है। तो इसमें आग जो है तो क्या उत्पन्न होगी, आग इसमें उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इसके माध्यम को यहाँ माध्यम में जो है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ माध्यम में नहीं है तो क्या है, निर्वात है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अनंत है। तो इसके अनंत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार करके थोड़ी जाएगी ये इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पार करके नहीं जाती है। तो यहाँ पास हम इस प्रकार से आग को वो चिंगारी को एक दूसरे कांटेक्ट के संपर्क में मिलने नहीं देगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, अनंत हो गया। तो यहाँ पास आग क्या होगी, अब आग जलना बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ हम परावैद्युत सामर्थ्य की जो यहाँ पास वायु हम डाले हैं, तो इस वायु के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, तो वायु के अंदर का एटमॉस्फेयर को किसके, वातावरण को किस में यहाँ मेजर करेंगे, हम यहाँ टॉर में मेजर करते हैं वातावरण को। तो इसके अंदर का जो दाब है, वातावरण का दाब है, वो कितना है, वातावरण के दाब को, वायु दाब को किस में मेजर करते हैं, टॉर में। तो वो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -6 टॉर है। कितना है, 10 की पावर -4 से 10 की पावर यहाँ 10 की पावर -6 टॉर इसके अंदर का जो यहाँ पास एटमॉस्फेयर है, तो वो इतना है। अब देखिए इसके अंदर फिर आर्क उत्पन्न होती कैसे है। जब यहाँ पास हमने रख दिया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो आर्क उत्पन्न हो रही होगी, इसी कारण से हमने इसको बुझाने के लिए यहाँ पास रख दिए। लेकिन जब रख देते हैं तो इसके अंदर आर्क उत्पन्न होती नहीं है। यदि आर्क उत्पन्न हुई तो फिर कैसे हुई आर्क, तो ये हमारे जो कांटेक्ट होते हैं ये बने होते हैं हमारा कॉपर का। तो कॉपर के साथ कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, कॉपर के साथ मिश्र धातुएं होती हैं। तो इस कॉपर के साथ मिश्र धातु वो कौन सी है, कॉपर के साथ हम मिला देते हैं लेड को मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, लेड को मिला देते हैं। इस कांटेक्ट किस मटेरियल से बना होता है, पदार्थ मटेरियल से किस बना होता है वो चीज़ बता रहे हैं। लेड के साथ हम बना देते हैं यहाँ पास टेलुरियम, कॉपर टेलुरियम, और क्या मिला देते हैं, कॉपर प्लस थेलियम, कॉपर प्लस बिस्मथ भी मिला देते हैं, बिस्मथ। तो इन सारे मिक्स्ड यहाँ पास कॉपर के साथ मिक्स्ड मटेरियल का यहाँ यूज़ करते हैं। तो इस कॉपर के साथ जब हम मिक्स्ड मटेरियल को मिलाते हैं, बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा कोई कांटेक्ट हो गया। अब इस कांटेक्ट के अंदर हम कितना भी अच्छा इसके अंदर बनाएं, कितना भी अच्छा बनाएं, कितना भी दबाव से बनाएं, तो आप दबाव का मतलब समझ रहे हैं। आप एक ले लीजिए प्लास्टिक और एक ले लीजिए आप मिट्टी का कोई जो बर्तन होता है, मतलब घड़ा वगैरह होता है, तो उसमें जो होता है तो क्या होता है, पानी को डालेंगे आप तो उसके बाहर आ जाता है, कहने मतलब थोड़ा पोरस होता है। और प्लास्टिक को ले लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का पोरस नहीं होता, तो उसके अंदर मतलब जो छोटे छोटे अणु होंगे वो होते हैं क्या, बहुत पास में होंगे। इसके कारण उसके बीच में रंध्र नहीं होगा, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, इसके बीच में रंध्र नहीं होगा, बहुत पास में होंगे। जबकि जो पोरस की बात किए, घड़ा की बात किए, तो एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसी कारण से तो पानी रिस के जाता है बाहर, तो हमारा बाहर की ओर भी घड़ा गीला हो जाता है। तो उसके जो अणु होंगे जो क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो इसके अंदर जो मटेरियल डला हुआ है, तो प्रत्येक मटेरियल को हम छोटे छोटे यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो क्या होंगे, वो एक थोड़ा अणु के रूप में वो दिखेंगे हमको। तो अणु के रूप में जब दिखेंगे तो इसके बीच में क्या होंगे, थोड़ा मात्रा में एयर गैप हो सकता है। तो उस एयर गैप के कारण क्या होगी, यहाँ से हीट होगी। ये कांटेक्ट जब यहाँ से धारा फ्लो होगी तो वह हीट होगी। तो वह जब हीट होगी तो यहाँ से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो उस ऊष्मा से निकलेगी जब, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पास आएगी इसके संपर्क में। तो वह जब ऊष्मा निकलेगी तो वह वेपोराइजेशन हो जाएगा, मतलब बाष्पीकृत होगी। तो उस ऊष्मा से क्या होगी, वह बाष्पीकृत होगी, मतलब एक वाष्प के रूप में यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। इसके सतह से वाष्प के रूप में निकलना चालू हो जाएगा। जब वाष्प के रूप में यह निकलेगा तो इसी वाष्प से
क्या होंगे, इसी वाष्प से, इसी वेपोराइजेशन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जब यहाँ पास चालू होगा तो इसके माध्यम से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जो हम नहीं चाहते कि यह फ्लो हो। तो वह एक प्रकार से लीकेज करंट नहीं बोल सकते, परंतु इसके माध्यम में जो उष्मा आ गया, वेपोराइजेशन आ गया, वाष्प आ गया, तो उसकी सहायता से यहाँ पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर फ्लो होने से हमको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की जो परावैद्युत सामर्थ्य हमने रखा है वैक्यूम, तो इसके अंदर हम वैक्यूम को रखते हैं। ये सिंपल समझाने का ये तरीका था कि इसके अंदर कैसे यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता होगा जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो वो होता ऐसे है कि वो वेपोराइजेशन से होता है, और जिस वेपोराइजेशन से क्या होता है, वेपोराइजेशन से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको फिर हम इस परावैद्युत सामर्थ्य को अनंत वाले को रख देते हैं, और उस वाष्प को हम क्या करते हैं, उस चिंगारी को आर्क को हम बुझाते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो होता है, तो इस सर्किट ब्रेकर का हम यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज की केवी लाइन तक नहीं करते हैं। तो करते कितना है, तो इसका यूज़ करते हैं हम 36 तक करते हैं इसका यूज़। हाँ 3.36 तक। ओके, तो इस सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ कितना करते हैं, 36 केवी तक करते हैं। तो 3.3 केवी से 30 केवी तक इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज हम इतना केवी तक करते हैं। तो जब इसकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, अनंत है, तो फिर हम इसको इतना कम केवी तक के लिए क्यों डिज़ाइन किए। इसको तो हम बहुत ज़्यादा केवी तक के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इतना कम केवी तक के डिज़ाइन करने का इसका यहाँ पास ये मकसद था कि यह कॉस्टली होता है, महंगे होते हैं। इसको यदि हम और ज़्यादा केवी तक के लिए बनाते हैं, 765 केवी तक के लिए, जैसे हमने SF6 गैस सर्किट ब्रेकर को बनाया, वो बहुत ज़्यादा 760 केवी तक के लिए हमने बनाया। तो इसको यदि हम 760 तक के लिए बनाते हैं तो इसका कास्ट जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कम कास्ट में ज़्यादा एफिशिएंट वाला चाहिए कि ज़्यादा महंगे में लो एफिशिएंट वाला चाहिए। तो आप चाहते यही है ना कि कम पैसे लगाएं और हमारा उसका एफिशिएंसी अच्छा हो, ज़्यादा वोल्टेज तक के लिए काम करे। तो वो हमारा फिर इसकी तुलना में हमारा सही रहता है सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर। इसको यदि उतने ही वोल्टेज तक के लिए बनाते हैं तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है, इसीलिए इसको हम कम वोल्टेज के लिए बनाते हैं। कम नहीं है लेकिन SF6 की तुलना में कम ही है। तो इसका यूज हम वहाँ करते हैं, ये ज़्यादा इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, इसलिए इसको हम बनाए भी। इसको क्यों बनाए हम, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है लॉन्गर होती है, मतलब लंबी होती है, ज़्यादा टाइम तक यह चलता है। इसका यूज हम उस जगह करते हैं कि जैसे हो गया हमारा पानी वाला क्षेत्र हो गया कहीं, वहाँ हम गांव में नहीं जा सकते, बहुत जंगली एरिया है या फिर डर है, खौफ है, लड़ाई झगड़ा वाला मामला है, तो उस गांव में हम नहीं जा सकते, बहुत दिन बाद जाएं, कभी कभार जाएं, तो जहाँ जाना मुश्किल हो जाता है तो वहाँ पास इसको हम लगा देते हैं ताकि उसको बार बार मेंटेनेंस करने की, अनुरक्षण करने की, देख रेख करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, एक बार लगा के 10-12 साल के लिए आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है, लॉन्ग है। तो इसकी लॉन्गर लाइफ होने की वजह से इसको हम बनाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यूज़ करते हैं और कम वोल्टेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना जो केवी तक की लाइन है तो उसका यूज़ का कोई मतलब नहीं, अपने को 11 केवी चाहिए, लेकिन जहाँ सब स्टेशन है उस सब स्टेशन में यूज होते हैं। सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ, घरों में नहीं कि ग्रामीण बोल दिया तो। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पास देखना था। यदि कॉन्टैक्ट को हम कॉपर है हमारा महंगा पड़ता है तो कॉन्टैक्ट को हम कॉपर के साथ, कॉपर को हटा कर हम फिर एल्युमिनियम को जोड़ देंगे, तो एल्युमिनियम लेड हो जाएगा, एल्युमिनियम टेलुरिलियम हो जाएगा, और यहाँ पास एल्युमिनियम थेलियम हो जाएगा, और एल्युमिनियम बिस्मथ हो जाएगा। कॉपर को हटा देंगे, साथ में एल्युमिनियम को जोड़ देंगे, तो फिर हमारा एल्युमिनियम ये सब कहलाने लगेगा। एल्युमिनियम का या फिर हम कॉपर का यहाँ पास कॉन्टैक्ट इसके बनाते हैं। अब इस सर्किट की हम देखेंगे कैपेसिटी, इस सर्किट ब्रेकर की हम देखेंगे रप्चरिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो रप्चरिंग मतलब विदारक क्षमता, रप्चरिंग कैपेसिटी
ब्रेकिंग कैपेसिटी या फिर रप्चरिंग, इसको बोलेंगे ब्रेकिंग को भंजक या विदारक बोल सकते हैं आप। तो इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है या फिर रप्चरिंग होती है उसको भी हम किस में लेते हैं, MVA में लेते हैं, MVA में लेते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, या फिर इसको जानना चाहते हैं कि कहाँ से MVA में लेते हैं, तो इसमें जो होता है हमारा रप्चरिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो होती है √3 kV गुणे किलो एम्पियर। तो kV रूट गुणे किलो एम्पियर, तो इस kV को हम क्या कर देते हैं, 1000 है तो इसको हम कर देते हैं 1000, 3 शून्य यहाँ पास है, 3 शून्य यहाँ पास है, k है यानी 1000 है, तो 3 3 6 शून्य हो गया, तो 10 की पावर हम इसको 6 लिख देंगे, और 10 की पावर 6 को ही हम बोलते हैं मेगा। इसको वोल्ट में लिख देंगे MV, और यहाँ पास A बचा है तो इसको हम MVA में लिख देंगे। तो इसकी जो रप्चरिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो होती है MVA में होती है। इसी प्रकार से हम फ्यूज को भी बताए थे और यहाँ सर्किट ब्रेकर की बताए थे, तो ये भी एक सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इसकी भी क्या होती है, MVA में इसकी रप्चरिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ से जो हमारी सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर को इतना हम पढ़ लिए, तो सर्किट ब्रेकर यहाँ से होता है अब समाप्त। अब हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए, इसको सूचना देने के लिए हम किसका यूज किए थे, रिले का यूज किए थे। तो रिले के बारे में भी हमको अभी पढ़ना है, उसके वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन, और उसका यूज़ करना है, उपयोगिता के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन करना है। तो उसके अभी हम लिस्ट को तैयार कर लेते हैं कि उसको हम कितने प्रकार से यहाँ पास क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो अब हमारा टॉपिक रहेगा रिले रहेगा। तो रिले जो होता है रिले, तो अब हम पढ़ेंगे रिले। तो रिले आपका यह है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है। रिले क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है। तो रिले एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। यह यदि फॉल्ट हुआ सर्किट में, तो उस सर्किट में फॉल्ट होने का पता किसको देती है, सर्किट ब्रेकर को देती है। तो फिर सर्किट ब्रेकर वहाँ उस परिपथ को क्या कर देता है, डिसकनेक्ट कर देता है, उसके संपर्क को विसंयोजित कर देता है। तो इसका काम यही होता है कि यह फॉल्ट का पता लगाने का काम करती है परिपथ में, और उस परिपथ में पता लगाकर सर्किट ब्रेकर को सूचना देती है, इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है, और यह क्या करती है, वहाँ पास सर्किट ब्रेकर को बंद करा देती है। तो ये रिले होती है। अब जो रिले होती है, तो रिले कैसे काम करती है, इसको कैसे पता चलता है कि सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ गया। तो उसमें मौजूद क्या होते हैं, परिपथ में क्या क्या मौजूद होते हैं तत्व, तो वहाँ पास होता है वोल्टेज होता है, करंट होता है, एम्पीडेंस होता है, या फिर उसमें पावर फैक्टर होता है। तो इन चीज़ों में यदि कोई डिस्टरबेंस आता है, व्यवधान आता है, परिवर्तन आता है, तो इनमें से किसी एक चीज़ में परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन को पता चलेगा रिले को, और उस परिवर्तन के कारण यह ऑपरेशन इसका चालू हो जाएगा। तो उसमें यह तो आपका हो सकता है वोल्टेज रहता है, करंट रहता है, इम्पीडेंस रहता है, और पावर फैक्टर रहता है, शक्ति गुणांक रहता है। इतने में से किसी एक को भी परिवर्तन हुआ, किसी एक में भी परिवर्तन हुआ, तो यह रिले का क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, रिले का ऑपरेशन हो जाएगा। तो रिले का ऑपरेशन हो जाएगा, तो वह किसको सूचना देगी, सर्किट ब्रेकर को देगी।
अब इस रिले को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले इसको हम एक लिस्ट बना लेते हैं और इसको बांट लेते हैं। इसको बांटने के बाद फिर हम एक एक रिले, अलग अलग टाइप की रिले होती हैं, उन रिलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पास हम करेंगे रिले का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले। तो रिले का हम वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ जो हम पहला वर्गीकरण करते हैं, तो रिले को ऑपरेशन के आधार पर पहले हम कर लेते हैं। ऑपरेशन के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो जो ऑपरेशन के आधार पर होगा, इसको हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ऑपरेशन के आधार पर इसको हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं रिले को। तो वो 4 प्रकार से कौन कौन से हम वर्गीकृत इसको कर लिए। तो यहाँ पास हम चाहते हैं कि इसका ऑपरेशन यदि फॉल्ट होता है तो वह तत्काल हो जाए बिना देरी किए। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो उसको हम तत्काल ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो उसको हम नाम देंगे तत्कालिक रिले। तत्कालिक मतलब इंस्टेंटेनियस रिले। तो यहाँ जो इसका पहला ऑपरेशन हो गया वो हो गया आपका तत्कालिक रिले। तत्कालिक रिले, तत्कालिक का मतलब इंस्टेंटेनियस रिले। तो इंस्टेंटेनियस रिले मतलब तत्कालिक रिले। यह रिले यदि किसी परिपथ में फॉल्ट आता है तो इसका जो पिक ऑफ करंट है वह तत्काल ऑपरेट हो जाती है। इसको पिक ऑफ करंट क्या मिलता है, तत्काल मिलता है, और यह ऑपरेट हो जाती है बिना डिले। रिले है ना, बिना डिले यानी देरी, बिना देरी किए यह तत्काल ऑपरेट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तत्कालिक रिले बोलेंगे। तो ये तत्कालिक रिले हो गई। इसके बाद तत्कालिक रिले के बाद जो दूसरी रिले है तो वो है आपकी यहाँ पास डिफाइंड टाइम लेग रिले। डिफाइंड टाइम लेग रिले। तो डिफाइंड टाइम लेग रिले में क्या हुआ, डिफिनिट टाइम लेग रिले। डिफिनिट मतलब हुआ निश्चित, निश्चित समय। लेग मतलब विलंब, विलंब रिले। तो इसमें निश्चित समय विलंब रिले का क्या मतलब हुआ। तो ये रिले जो होती है, तो एक इसमें हम समय को निर्धारित कर देते हैं। निश्चित समय को हम क्या कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। तो यह रिले जो होती है तो करंट के परिमाण पर डिपेंड नहीं करती है। करंट का चाहे मान क्या हो, बढ़ ही जाए। करंट का मान क्या, फॉल्ट करंट का मान इतना बढ़ जाए, वैसे नॉर्मली करंट इतना जा रही है, फॉल्ट करंट का मान चाहे बढ़ जाए तो इसके ऑपरेशन नहीं होने वाले। इसके ऑपरेशन नहीं होने वाले। ऑपरेशन कब होगा, जितने हम टाइम के लिए इसको हम सेट कर देंगे, निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए हम सेट कर देंगे 2 मिनट 4 मिनट, उसमें सेट करने के लिए टाइमर लगा होता है। तो जितने हम टाइम के लिए इसमें सेट कर देंगे उतने ही टाइम पर यह होगी ऑपरेट। और इसमें चाहे करंट का मान कितना भी बढ़ जाए वह ऑपरेट होने वाली नहीं है। तो यह बिना विलंब किए जब निश्चित टाइम पर हम सेट कर देंगे तो यह ऑपरेट होगी, ना कि इसके करंट के परिमाण बढ़ने पर यह ऑपरेट होगी। तो इसको हम बोलते हैं विलंब, निश्चित समय विलंब रिले। अब जो दूसरी रिले है तो ये क्या होगी, इन्वर्स हो जाएगी इसकी, इन्वर्ट टाइम लेग रिले। तो इन्वर्ट टाइम जो रिले होती है इसकी अपोजिट इन्वर्ट टाइम लेग रिले। तो इन्वर्ट टाइम लेग रिले का क्या मतलब हुआ, इन्वर्ट मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम
समय विलंब रिले। तो व्युत्क्रम समय विलंब रिले। तो इस व्युत्क्रम समय विलंब रिले में क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट का मान यदि बढ़ता है, करंट का मान यदि बढ़ता है तो इसके ऑपरेशन होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। यह करंट के ऑपरेशन इसका व्युत्क्रम होता है। ये हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन के आधार पर। तो इसका जो ऑपरेशन होगा, यदि करंट क्या होती है? बढ़ती है, तो इसका ऑपरेशन देरी से होगा। इसका ऑपरेशन क्या होगा? देरी से होगा। व्युत्क्रम है ना, समय की व्युत्क्रम चल रही है और यह देरी से विलंब करते हुए, देरी करते हुए क्या करेगी? ऑपरेट होगी। तो यह जब करंट का मान बढ़ता है, करंट का मान मान लीजिए क्या हुआ? करंट का मान बढ़ गया, तो इसका ऑपरेशन होना कहाँ था? इसका ऑपरेशन होना, इसका ऑपरेशन यहाँ पास होना था, लेकिन इसका ऑपरेशन क्या हुआ? यहाँ पास घट गया, घट गया। ऐसे एक समझ सकते हैं आप कि जैसे इसका करंट मान बढ़ता है तो करंट का मान बढ़ने पर इसका ऑपरेशन क्या होता है? घट जाता है। ऑपरेशन होने में टाइम लगता है। तो यह व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्ट टाइम लेग रिले, मतलब यह ऑपरेट होने में क्या लेगी? टाइम लेगी। अब एक होती है इन्वर्स डिफाइन टाइम लेग रिले। तो इन्वर्स डिफिनिट टाइम मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम। तो इसका आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, IDMT का मतलब क्या हुआ? तो IDMT का मतलब क्या हुआ? यहाँ पास इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम। तो इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम का क्या मतलब हुआ? यह जो पहले रिले है तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? इसका ऑपरेशन जब करंट का मान बढ़ता है तो वो इसका ऑपरेशन क्या होगा? इसका ऑपरेशन पहले धीरे धीरे होगा। क्या होगा? धीरे धीरे होगा, मतलब धीरे से यह इसका ऑपरेशन कम होगा। लेकिन करंट का मान जैसे ही बढ़ता है तो इसका ऑपरेशन एक सरल रेखीय हो जाता है। तो इसमें जो पीक ऑफ मान होता है तो इसमें जो इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? यदि करंट का मान बढ़ता है तो इसका ऑपरेशन क्या होगा? धीरे धीरे होगा, मतलब धीरे धीरे कम होगा। और फिर यह एक निश्चित ऑपरेशन पर, इसका एक निश्चित समय पर यह ऑपरेट हो जाएगी। तो इसका मान पहले धीरे धीरे कम होगा और कम होकर फिर इसका ऑपरेशन जो है तो एक निश्चित समय पर हो जाएगी। तो एक सरल रेखा में हो जाएगी, तो एक निश्चित समय पर हो जाएगी। तो इसमें से आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रखना नहीं है याद। तत्कालिक रिले नाम से जैसे पता चल रहा है, निश्चित समय विलंब रिले, व्युत्क्रम समय विलंब रिले, इसका मतलब पूछ लेगा। और बहुत पूछता है तो इसका क्या पूछ लेगा? फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा ऑपरेशन के आधार पर। अब इसमें हम देखेंगे उपयोग के आधार पर रिले। उपयोग के आधार पर रिले, तो इसको हम मिटा के उपयोग के आधार पर रिले को लिखते हैं तो वो अधिक सही रहेगा। तो इसमें हम दूसरा देखेंगे उपयोग के आधार पर रिले। तो उपयोग के आधार पर रिले को हम देखेंगे, उसको जैसे हम यूज करेंगे उसके आधार पर इसको हम नाम दे देते हैं।
तो पहले तो हम करंट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? करंट के लिए। हम चाहते हैं कि उसका जो करंट का मान है वो यदि ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे हमारी रिले वहाँ पास ऑपरेट हो। तो इसमें हम बोलेंगे कि ओवर करंट रिले। तो ओवर जो करंट रिले है तो क्या होगी? जब करंट का मान ओवर होगा, जब करंट का मान ओवर होगा, ओवर करंट रिले, तो जब करंट का मान ओवर होगा तो उस दौरान इस करंट का ऑपरेशन चालू हो जाएगा। तो ओवर मतलब अति भार की स्थिति में अति धारा जब लेती है कोई मशीन तो उस दौरान इसका ऑपरेशन चालू हो जाएगा। ओवरलोड करें, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे उस रिले के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा। ओवर वोल्टेज रिले, तो ओवर वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? वही बात, जब वोल्टेज हमारा निर्धारित सीमा से वो अधिक हो जाएगा उसका मान, उस दौरान यह रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो ऑपरेशन इसका कब होगा? जब निर्धारित वोल्टेज से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसका ऑपरेशन चालू हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी डायरेक्शनल रिले। क्या? डायरेक्शनल रिले। तो डायरेक्शनल रिले को क्या बोलेंगे? दिशा बोलते हैं डायरेक्शन को, दिशा, तो इसको हम दिशात्मक रिले बोलेंगे। और दिशात्मक रिले के अलावा इसको हम रिवर्स करंट रिले भी बोलते हैं, या फिर रिवर्स करंट रिले। तो यहाँ पास दिशात्मक रिले, रिवर्स मतलब उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय धारा, दो बार मैं करंट लिख दिया, धारा रिले, उत्क्रमणीय धारा रिले। मतलब ये धारा का मान जब विपरीत होगा किसी हम डायरेक्शन में भेज रहे हैं, यदि उस डायरेक्शन में ना जाकर उसके विपरीत डायरेक्शन में आती है धारा का मान, तब यह होगी ऑपरेट होगी। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका यूज हम करते हैं पैरेलल फीडर में करते हैं, पैरेलल समांतर फीडर में करते हैं। या फिर समांतर फीडर के अलावा इसको हम जब उस अल्टरनेटर का समांतर पैरेलल ऑपरेशन कराते हैं, उस दौरान भी हम इस रिले का यूज़ करते हैं। अल्टरनेटर के समांतर पैरेलल ऑपरेशन के दौरान हम इस रिले का यूज़ करते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। इस रिले के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे चल के। और जो आगे रिले होती है वो होती है आपकी एक डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले, तो ये डिस्टेंस रिले हो गई, मतलब दूरी रिले इसको बोल सकते हैं। और जो एक होती है वो डिफरेंशियल रिले होती है। डिफरेंशियल रिले, तो डिफरेंशियल का मतलब हुआ विभेदन, विभेदन रिले। तो डिफरेंशियल का मतलब हुआ विभेदन रिले। इन रिले के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसी रिले का ही चर्चा करने वाले हैं हम। एक तो डायरेक्शनल रिले और इसको कैसे करते हैं डिस्टेंस रिले, और दूसरी हो गई डिफरेंशियल रिले। तो ये हो गई हमारी किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर ये रिले होती है हमारी। अब इसमें कार्य के आधार पर कार्य सिद्धांत, इसको कार्य भी होते हैं, रिले कैसे कार्य करती है। तो कार्य सिद्धांत के आधार पर हम दो प्रकार से रिले को देख लेते हैं। जो तीसरा है तो यहाँ पास कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत के आधार पर। तो कार्य सिद्धांत के आधार पर हम दो प्रकार से रिले देखते हैं। ये तो विद्युत चुंबक आकर्षण रिले और विद्युत चुंबक आकर्षण रिले। विद्युत चुंबक आकर्षण रिले। और जो दूसरी होती है
विद्युत चुंबक प्रेरण रिले। तो प्रेरण मतलब इंडक्शन रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले है, यह रिले एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो विद्युत इंडक्शन रिले है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले इसको हम ओनली फॉर एसी पर करेंगे, क्योंकि इंडक्शन किस में होता है, एसी में होता है, ना कि वहाँ डीसी में होता है। तो कम वोल्टेज की यदि एसी और डीसी है तो इसको हम आकर्षण रिले की यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पास हम जो मैक्सिमम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज की है या फिर जैसे भी वोल्टेज की है, तो इसको हम विद्युत चुंबक प्रेरण रिले का यूज़ करेंगे, इंडक्शन रिले का यूज़ करेंगे। तो इस रिले में हम आज इतना सीखें, इसके प्रकार को, कार्य के आधार पर, इसके ऑपरेशन के आधार पर, उपयोग के आधार पर रिले। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाले हैं वो रिले को सीधे और सीधे पढ़ाई करेंगे, एकदम टूट पड़ेंगे कि दिशात्मक रिले, डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले और यहाँ पास ये जो सारे रिले हैं, इन सभी रिले के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ते हैं। अभी तक बने रहने के लिए मेरे वीडियो में, मेरे क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लाते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नई चीज़ें, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ और नए कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आपको बने रहने के लिए।